जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और पूरे डिटेल में देखेंगे। ऐसा नहीं है केवल आंसर को डिस्कस करेंगे, हम लोग पूरे डिटेल में इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और देखकर बतलाइए कि इसमें कहां पर एरर है, किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इट स्नोज इट इज डिफिकल्ट टू गो टू एनीवेयर। कह रहा है कि जब कभी भी बर्फबारी होती है तो कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता है। ये क्वेश्चन है, इसे देखिए और देखकर बताइए कि इसमें कहां पर गलती है। तब तक एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस हमने लिखा रोहन वेंट टू पटना। हमने ये सेंटेंस लिखा। एक सेंटेंस और लिखते हैं, रोहन वेंट एवरीवेयर। हमने देखे यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा है। इन दोनों सेंटेंस को जब आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो रोहन लिखा हुआ ये रोहन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है। वेंट जो लिखा गया है ये वेंट आपकी वर्ब है। और ये जो टू लिखा गया है ये टू आपकी प्रेपोजिशन है। और ये जो पटना लिखा गया है ये पटना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पटना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर कोई प्रेपोजिशन लिखी होती है तो प्रेपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और ये दोनों जब आपस में मिलता है, ये प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट जब आपस में मिलता है तो ये दो चीज का काम करता है। ये या तो एडजेक्टिव का काम करता है या नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। फिर से एक बात समझिए कि प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट जब आपस में मिलता है तो ये या तो एडजेक्टिव का काम करता है या नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। तो यहां भी देखिए प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ और हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों किस चीज का काम कर रहा है। तो देखिए ये दोनों वेयर का रिप्लाई है। रोहन वेंट वेयर, तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो ये जो यहाँ पर दिखा गया है ये दोनों मिलकर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। टू और पटना ये दोनों मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है, ये दोनों वर्ड मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इस सेंटेंस को, यहाँ पर ये जो रोहन लिखा हुआ ये रोहन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। वेंट जो लिखा गया है वेंट आपकी यहाँ पर वर्ब है। और ये जो एवरीवेयर लिखा गया है ये भी वेयर का रिप्लाई है, तो ये भी आपका यहाँ पर एडवर्ब है। ये भी आपका एडवर्ब है। अंतर देखिए दोनों एडवर्ब में, ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में। ऊपर वाला सेंटेंस दो वर्ड मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस एक सिंगल वर्ड एडवर्ब है। ठीक है ना। तो एक सिंगल वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है और दो वर्ड मिलकर यानी दो फ्रेज मिलकर भी एक फ्रेज भी एडवर्ब का काम कर सकता है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि कहीं भी कोई प्रेपोजिशन लिखी हुई है तो प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आप चाहें तो सिर्फ दो ही चीज हो सकता है, या तो कोई नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन लिखी है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन में, देखिए करेक्ट वेन इट स्नोज, जब बारिश होती है, ठीक, जब बर्फबारी होती है। ठीक है ना। याद रखिएगा स्नो जो है नाउन भी है, स्नो आपका वर्ब भी है, दोनों है। स्नो का अर्थ बर्फ भी होता है और स्नो का अर्थ बर्फ गिरना भी होता है। तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि जब बर्फ गिरती है इट इज डिफिकल्ट। अब देखिए ये जो डिफिकल्ट लिखा हुआ ये डिफिकल्ट आपकी एडजेक्टिव है। ये जो यहाँ पर डिफिकल्ट हमने लिखा है ये डिफिकल्ट आपकी यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। इज जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है।
और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद एक इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, 2 + V1 आपका एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब देखिए ये जो एनीवेयर लिखा हुआ, ये एनीवेयर भी आपकी एडवर्ब है, ये जो एनीवेयर लिखा हुआ है ये एनीवेयर आपका एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ पर टू जो लिखा हुआ ये टू आपकी प्रेपोजिशन है, टू आपकी प्रेपोजिशन है। और अभी हमने आपसे कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, दूसरा किसी भी चीज का यूज नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब का यूज हो गया, तो ये तो आपका गलत हो गया। तब इसको सही करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर ये जो एडवर्ब लिखी हुई है इस एडवर्ब को हट, सॉरी ये जो प्रेपोजिशन लिखी हुई है इस प्रेपोजिशन को ही यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए, और अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इस टू को यहाँ से हटा दीजिए और सेंटेंस आपका सही हो गया। When it snows, it is difficult to go anywhere. सेंटेंस आपका सही हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए एवरीवेयर आपका एडवर्ब है, उसी तरह से एनीवेयर भी आपका क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब के पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, या प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ वेयर आई कम फ्रॉम, कह रहा कि जहां से मैं आता हूं। वी आर नॉट अकस्टम्ड टू सी सो मेनी थिंग्स इन द शॉप, कह रहा कि जहां से मैं आता हूं वहां पर हम लोग आदी नहीं है, दुकान में बहुत सारी चीजों को देखने के आदी नहीं है। ये लिखा हुआ है, इसे देखिए और देख कर बतलाइए तो इसमें कहां गलती है। तब तक एक सेंटेंस लिखते हैं, तब तक एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना। आई यूज्ड टू वर्क हार्ड और दूसरा हमने लिखा आई एम यूज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है, पहले उस क्वेश्चन को समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है। तो गौर कीजिएगा, देखिए हमने यहाँ पर यूज्ड टू लिखा है और यहाँ भी देखिए हमने यूज्ड टू लिखा है, दोनों जगह हमने यूज्ड टू लिखा है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, यूज्ड टू का यूज हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग मॉडल्स के रूप में भी करते हैं, यानी मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। अब कहां पर एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और कहां पर मॉडल के रूप में यूज होता है उसको समझते हैं। देखिए अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट लिखी हुई है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, तब समझ जाइए कि ये यूज्ड टू आपका मॉडल है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू लिखा हुआ है तब समझ जाइए कि ये यूज्ड टू जो लिखा हुआ है ये यूज्ड टू आपका मॉडल है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर सब्जेक्ट लिखी हुई है और सब्जेक्ट के बाद कोई बी वर्ब लिखी हुई है या गेट वर्ब लिखी हुई है, दोनों में से कुछ भी लिखी हुई है, बी वर्ब या गेट वर्ब, और तब जाकर यूज्ड टू लिखा हुआ है, तब जाकर यूज्ड टू लिखा हुआ है, तब समझ जाइए कि ये यूज्ड टू जो है आपका एडजेक्टिव है, ये वाला यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। क्योंकि बी वर्ब या गेट वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। फिर से समझिए, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू लिखा हुआ रहे तब समझिए कि ये यूज्ड टू आपका मॉडल है। और अगर सब्जेक्ट के बाद कोई बी वर्ब रहे, बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी वर्ब है, या कोई गेट वर्ब रहे, तब जाकर यूज्ड टू लिखा हुआ रहती है, यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इस पहला सेंटेंस में ये जो यूज्ड टू है ये यूज्ड टू आपका यहाँ पर मॉडल है, ये यूज्ड टू मॉडल है। और ये जो यूज्ड टू लिखा हुआ ये यूज्ड टू आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर बी वर्ब है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए दोनों जगह देखिए टू लिखा हुआ है, यहाँ भी टू लिखा हुआ, मॉडल में भी टू लिखा हुआ और यहाँ भी टू लिखा हुआ, दोनों जगह देखिए यहाँ भी टू लिखा हुआ है और यहाँ भी टू लिखा हुआ है, दोनों जगह टू लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा टू का यूज हम लोग दो तरीके से करते हैं, अगर कहीं भी टू लिखा होता है तो टू का यूज हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक टू आपका इन्फिनेटिव होता है और एक टू आपका प्रेपोजिशन होता है।
टू आपका इन्फिनेटिव भी होता है, टू आपका प्रेपोजिशन भी होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर टू आपका इन्फिनेटिव है तब उसके बाद हम लोग हमेशा V1 का यूज करेंगे, किसी भी इन्फिनेटिव के बाद V1 का यूज होता है। लेकिन अगर टू आपका प्रेपोजिशन है और इसके बाद अगर आप वर्ब लिखना चाहते हैं तो वो आपको जिरंड फॉर्म यानी V4 फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, टू का यूज हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में भी करते हैं, टू का यूज हम लोग प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडल वाला टू है, ये टू आपकी इन्फिनेटिव होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मॉडल वाला टू आपकी इन्फिनेटिव होती है और एडजेक्टिव वाला टू जो है ये टू आपकी प्रेपोजिशन होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर ये जो टू लिखा हुआ है ये टू आपकी इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के बाद देखिए यहां पर हमने V1 लिख दिया है, ये बिल्कुल सही है, ये टू आपकी यहां पर इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के बाद V1 लिखा हुआ ये टू आपकी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाली टू आपकी प्रेपोजिशन है, ये वाली टू आपकी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद V4 का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो वर्क लिखा हुआ ये वर्क गलत हो गया, इस वर्क के स्थान पर वर्किंग कर दीजिए, इस वर्क के स्थान पर वर्किंग कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका ये क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखना है क्या कि यूज्ड टू जो है मॉडल भी है और यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव भी है, और जब यूज्ड टू जब मॉडल होता है तब ये पास्ट के आदत को बतलाता है, और यूज्ड टू जब एडजेक्टिव होता है तब इसका अर्थ होता है आदि होना, किसी भी चीज का आदि होना, ठीक है। तो एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, क्या समझना है कि यूज्ड टू अगर मॉडल है, अगर कहीं भी यूज्ड टू लिखा हुआ है और अगर ये यूज्ड टू आपका मॉडल है, अगर ये यूज्ड टू आपका मॉडल है तब ये पास्ट के आदत को बतलाएगा, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ध्यान रखिएगा, ये आपका बतलाएगा पास्ट के आदत को, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट के हैबिट को बतलाता है, ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। लेकिन अगर यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है, अगर यूज्ड टू एडजेक्टिव है तब इसका अर्थ होता है आदि होना, अगर ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है तब इसका अर्थ होता है आदि होना, किसी भी चीज का आदि होना, यानी कि अकस्टम्ड टू, इसी को आप लिख सकते हैं अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू का अर्थ होता है आदि होना, किसी भी चीज का आदि हो जाना, यानी लत लग जाना। तो ध्यान रखिएगा, अगर यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है तो जो अर्थ यूज्ड टू का होता है वही यूज्ड टू अकस्टम्ड टू का भी होता है, दोनों का। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में देखिएगा, यहां भी देखिए अकस्टम्ड टू लिखा हुआ है, यहां पर अकस्टम्ड टू लिखा हुआ है, तो ये वाला टू जो है ये टू आपकी प्रेपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली टू जो है ये टू आपकी प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद V4 का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सी आपका गलत हो गया और सी के बदले कर दीजिए सीइंग, सी में आईएनजी लगा दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, सीइंग कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर यूज्ड टू मॉडल है तब उसके बाद V1 का यूज होगा, लेकिन अगर यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है तब उसके बाद V4 का यूज होगा, और यूज्ड टू जब एडजेक्टिव होता है तब उसका अर्थ होता है अकस्टम्ड टू और उसके बाद V4 का यूज होता है, तो सी को हटाकर हम लोग सीइंग का यूज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए लिखा हुआ आई एम अफ्रेड आई स्पीक इंग्लिश वेरी बैड। अब एक चीज समझिएगा, देखिए यहां पर ये देखिए ये जो अफ्रेड लिखा हुआ, ये अफ्रेड आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भयभीत, डरा हुआ, स्केर्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि आई एम अफ्रेड आई स्पीक इंग्लिश वेरी बैड। अब देखिए ये जो आई लिखा हुआ, ये आई आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पीक जो लिखा हुआ है स्पीक आपकी वर्ब है, और ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है इंग्लिश आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये जो इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंग्लिश आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, हमको ये समझना है कि ये क्या है। तो अब एक बात समझिएगा, दो वर्ड होती है, एक वर्ड होता है आपका गुड, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है आपका गुड, ठीक है ना, और एक वर्ड आपका होता है वेल, एक वर्ड होता है आपका वेल, ठीक है। उसी तरह से एक वर्ड आपका होता है बैड और एक वर्ड होता है आपका इल,
एक वर्ड होता है आपका इल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गुड और बैड है, गुड और ये जो गुड लिखा हुआ, ये गुड आपकी एडजेक्टिव होती है, ध्यान दीजिएगा, ये गुड आपकी एडजेक्टिव है। उसी तरह ये जो बैड लिखा हुआ, ये बैड भी आपकी एडजेक्टिव है। ये जो वेल लिखा हुआ, ये वेल आपका एडवर्ब होता है, कुछ केस में एडजेक्टिव भी हो जाता है। और ये जो इल लिखा हुआ, इल भी आपका एडवर्ब होता है, लेकिन कुछ केस में एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो जिस तरह से एडजेक्टिव का पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होता है, उसी तरह से एडवर्ब का भी पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होता है। और इन दोनों का कॉम्परेटिव जो होता है, गुड और वेल, दोनों का कॉम्परेटिव आपका बेटर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों का सुपरलेटिव जो होता है आपका बेस्ट होता है, दोनों का सुपरलेटिव बेस्ट होता है। उसी तरह से बैड और इल, दोनों का कॉम्परेटिव आपका वर्स होता है, और दोनों का सुपरलेटिव जो होता है आपका वर्स्ट होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बात कही गई है, ये जो यहां पर बैड कही गई है, ये वाली, ये जो बात कही गई है, ये बात किसके लिए कही गई है? ये बात किसके लिए कही गई है? ये बात इंग्लिश के लिए कही गई है, या ये बात स्पीक के लिए कही गई है? तो ये बात कही गई है स्पीक के लिए, और स्पीक वर्ब है, तो और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर एक एडवर्ब की जरूरत है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहां हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, लेकिन बैड तो आपका एडजेक्टिव होता है। तो इस बैड को हटाइए, ये जो बैड लिखा हुआ, इस बैड को यहां से हटाइए, ये गलत हो गया, और इसके बदले आप कर दीजिए बैडली। इसके बदले कर दीजिए बैडली। तो बैड आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन बैडली जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है, निगेटिव सेंस में बैडली आपका एडवर्ब होता है। और इस और ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वेरी जो लिखा हुआ, ये वेरी भी आपका यहाँ पर एडवर्ब है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैड लिखा हुआ है, ये बैड आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये जो बैडली होता है, ये बैडली आपका एडवर्ब होता है। बैडली जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है। तो कह रहा है कि आई एम अफ्रेड आई स्पीक इंग्लिश वेरी बैडली, बैड नहीं, वेरी बैडली। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, लेकिन बैड आपका एडजेक्टिव होता है, तो उसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा बैडली। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव ऑलवेज द फीलिंग दैट शी इंजॉय टीचिंग, शी इंजॉयज टीचिंग अस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, देखिए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, आई हैव ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स, ये लिखा हुआ है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, ये दो सेंटेंस हमने लिखा, आई हैव ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स, और दूसरा लिखा है हमने आई ऑलवेज हैव हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। अब एक बात समझिएगा, एक वर्ड होता है, आपने नाम सुना होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड आपने नाम सुना होगा, जब एडवर्ब पढ़े होंगे तब वहां पर एक वर्ड होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सा आता है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपका ये वाला हो जाता है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ये वाला। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नेवर हो जाता है, सेल्डम हो जाता है, ये सब होता है। ठीक है, और भी बहुत से होते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग जब भी करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, मेन वर्ब के पहले यूज होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस को जब आप देखिएगा तो यहां पर आई आपका सब्जेक्ट है, ये जो आई लिखा हुआ आई आपका यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो हैव लिखी हुई है ये हैव आपकी यहां पर मेन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, हैज हैव हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जब इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तब इसके बाद एक V3 का यूज होगा, लेकिन जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तब उसके बाद एक नाउन का यूज होगा। तो देखिए यहाँ सम प्रॉब्लम्स आपका एक नाउन है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ सम प्रॉब्लम्स ये वाला आपका नाउन है। तो यहाँ पर हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है, और ये जो ऑलवेज लिखा हुआ है ये ऑलवेज आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये वाला जो लिखा हुआ है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अभी हमने आपको बतलाया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से उठाइए और इसको उठाकर कहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। इस आई ऑलवेज हैव सम प्रॉब्लम्स, अब सेंटेंस आपका सही हो गया। अब यहां पर देखिए इस नीचे वाले सेंटेंस को देखिएगा तो ये वाला पोर्शन देखिए आपका सब्जेक्ट है, आई आपका यहां पर सब्जेक्ट है, और इस बार हैव आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ पर एक मेन वर्ब V3 का यूज हुआ है, ये वाली मेन वर्ब है, और ये यू आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पर ये वाला ये ऑलवेज देखिए आपकी ये ऑलवेज आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हमने आपको बतलाया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, लेकिन देखिए ये हेल्पिंग वर्ब के पहले है। तो यहां से इस ऑलवेज को यहां से उठाएंगे और इसको उठाकर यहां ले आएंगे। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, अब यहां भी देखिएगा, यहाँ इस सेंटेंस को जब आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आई आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये जो ऑलवेज हैव लिखा हुआ ये हैव आपकी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। कैसे पता चला मेन वर्ब है? तो यहाँ पर देखिए ये नाउन लिखा हुआ, द फीलिंग लिखा हुआ, ये फीलिंग आपका यहाँ पर नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो ये हैव आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये जो ऑलवेज लिखा हुआ ये ऑलवेज आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये ऑलवेज आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इसको मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। तो इसको यहां से उठाइए और इस ऑलवेज को उठाकर कहां ले आइए, यहां ले आइए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, आई ऑलवेज हैव द फीलिंग दैट शी एंजॉय टीचिंग। अब इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जिरंड का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इंजॉय के बाद जिरंड का यूज होता है, इंजॉय प्लस जिरंड। ठीक है, तो एरर वहीं पर था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन आपका गलत था। तो इस ऑलवेज को उठाकर हैव के पहले लिख देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ सोनाली ट्राइड टू लिफ्ट द इंजर्ड मैन फ्रॉम द फ्लोर। करके सोनाली जो है वो कोशिश की कि उस घायल आदमी को फर्श से उठाया जाए, बट ही इज टू हैवी फॉर हिम, लेकिन वो उसके लिए जरूरत से ज्यादा भारी था। अब आप देखिएगा इस सेंटेंस को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सोनाली आपका सब्जेक्ट है, ये जो सोनाली लिखा हुआ ये सोनाली आपका सब्जेक्ट है, और ये जो ट्राइड लिखी हुई है ट्राइड आपकी यहाँ पर वर्ब है। ठीक है ना, और ट्राई ट्राई के बाद आप 2+V1 का भी यूज कर सकते हैं और ट्राई के बाद V4 का भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लिखा हुआ 2+V1 ये भी आपका सही है, ये जो इन्फिनिटिव लिखा हुआ ये भी आपका सही है। ठीक है ना, अब लिफ्ट जो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, लिफ्ट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये जो द इंजर्ड मैन लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस लिफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लिफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
फ्रॉम आपकी प्रेपोजिशन है, ये जो फ्रॉम लिखी हुई है ये फ्रॉम आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और ये दोनों मिलकर वेयर का रिप्लाई है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सोनाली ट्राइड टू लिफ्ट द इंजर्ड मैन, तो यहाँ पर ट्राइड देखिए आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, ये ट्राइड जो लिखा हुआ है ये आपका पास्ट टेंस में है, यानी कि ये जो मे और यहाँ बट कंजंक्शन है, ये जो बट लिखा हुआ है ये बट आपकी यहाँ पर कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये जो बट लिखा हुआ है ये बट आपका यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक है। तो देखिए कंजंक्शन के पहले देखिए आपका मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज आपका पास्ट में है, तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, तो ये जो यहाँ इज लिखा हुआ ये इज आपका गलत हो गया, इज के बदले यहाँ पर वॉज कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर कभी भी मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, ध्यान रखिएगा अगर कहीं भी मेन क्लॉज आपका पास्ट में होता है, मेन क्लॉज अगर पास्ट में है, ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो भी आपका पास्ट में होगा। मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी आपका पास्ट में ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में है, अगर मेन क्लॉज जो लिखा हुआ है ये मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में है, अगर मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, आप चाहे तो प्रेजेंट में लिख दीजिए फिर भी ठीक है, आप चाहे तो पास्ट में लिख दीजिए फिर भी ठीक है, या आप चाहे तो फ्यूचर में लिख दीजिए फिर भी ठीक है, ठीक है। तो अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी, लेकिन मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आज का सेशन था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।